हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। साथ ही साथ आप स्वस्थ होंगे और चीज़ों को मेरे साथ रिवाइज करते चल रहे हैं। साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, वो बनाते हुए आप आगे चल रहे होंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये है कि आप सबको पता है कि 7 तारीख से 7 जून से स्टडी IQ IAS का स्टडी बैच लॉन्च हो रहा है और सब्जेक्ट जो हम लोग शुरू कर रहे हैं वो सब्जेक्ट शुरू हो रहा है ज्योग्राफी से, भूगोल से। तो वो लोग जो टारगेट कर रहे हैं कि उनको एग्जाम देना है 2024 में या एग्जाम देना है अपना 2025 में, यकीन मानिए ये एक क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा अवसर जिसे कहा जाता है। क्यों सुनहरा अवसर है, इसकी बात मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो बैच है ये एक फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का मतलब ये है कि इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज आपको लिए चाहिए प्री और मेंस के लिए वो आपको मिलेगी। आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपने अगर 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखा है और यहाँ पे अगर वाला शब्द नहीं भी होना चाहिए, आपको देखना चाहिए वो 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। अगर आप 24 या 25 के लिए तैयार हो रहे हैं तो अगर आप 2023 का प्रीलिम्स का पेपर देखोगे तो आप पाओगे कि यूपीएससी आपसे यही चीज मांग रही है। क्या चीज मांग रही है यूपीएससी आपसे चाह रही है कि आपके क्या स्ट्रांग हो, आपके बेसिक जो नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक नॉलेज काफी स्ट्रांग है तो आप कितना भी टफ पेपर है, इस बार का प्री माना जा रहा है कि काफी टफ था, लेकिन अगर आप देखोगे अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो उस बेसिक नॉलेज, उस फाउंडेशन नॉलेज के साथ आप उस प्रीलिम्स के पेपर को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। हमको प्रीलिम्स में फुल आउट ऑफ फुल नंबर नहीं लाने, पूरे में से पूरे नंबर नहीं लेके आने। हमारा प्रीलिम्स का टारगेट ये है कि हमको क्या करना है, कट ऑफ से क्लियर करना है। कट ऑफ मान लो कि 100 105 के आसपास रह रही है तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे नंबर आए 110 115 के आसपास। अगर हम उस जोन में तो हम लोग सेफ जोन में हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपके बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा, बैच की प्राइस की बात कर ली जाए तो बैच का प्राइस आपको जो मिल सकता है वो है 18,999 रुपए में। इसमें 24 महीने इसकी वैधता है, 24 मंथ्स इसकी वैलिडिटी है और करीब 12 से 13 महीने आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगी। ये 18,999 कब हो पाएगा बैच का प्राइस, जब आप कोड कौन सा यूज करेंगे, MB लाइव। अगर आप कोड यूज नहीं कर रहे हैं MB लाइव तो इसकी आपको ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ सकती है। तो ध्यान रहे जब भी आप कोर्स लें तो कोड यूज कर लें MB लाइव, जिससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल है उस समय वो आपको मिल जाए। हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेटोलॉजी के बारे में, और क्लाइमेटोलॉजी के बारे में बात करते करते हमने मंडलों के बारे में अच्छे से चर्चा कर ली थी, तापीय आधार पे। साथ ही साथ हमने रासायनिक आधार पे भी वायुमंडल को देख लिया था। हमने शुरू किया था हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम था एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, या मैं कहूँ वायुमंडलीय तापमान के बारे में हमने बात करी थी। हमने जब वायुमंडलीय तापमान के बारे में बात करी थी तो हमने देखा था कि भाई जो वायुमंडल जो गर्म होता है, क्या होता है वायुमंडल, क्या होता है जो गर्म होता है वो किससे होता है, उसके पीछे मुख्यतः वायुमंडल में जो तापमान है इसके पीछे, या मैं कहूँ इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो हमें पता है इसका प्रमुख सोर्स कौन सा है, सूर्य है, सन है। लेकिन इसका
एक और स्रोत है, वो क्या है? पृथ्वी खुद। अच्छा, पृथ्वी खुद है, लेकिन कौन से प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी तापमान बढ़ा पाती है? तो वो है एंडोजेनेटिक या अंतरजातीय प्रक्रियाओं के कारण, अंतरजातीय बलों के कारण पृथ्वी क्या करती है? तापमान बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है, ये चीज आपको अच्छे से पता है। ज्वालामुखी की जब क्रिया होगी, तो इस ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मैं पृथ्वी और सूर्य का कंपैरिजन करूं, तो पृथ्वी जो तापमान बढ़ाती है वो कितना है? मैं उसको कह सकता हूं बहुत ही कम। इसको कहा जाता है नगण्य, नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अच्छा, जब हमने तापमान के बारे में बात करी थी, तो हमने एक और बात करी थी कि जो भी हमको तापमान जो पृथ्वी तक तापमान पहुंचता है सूर्य से, क्या होगा? पृथ्वी तक ये जो पहुंचता है, इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली है कि ये लघु तरंगों के रूप में पहुंचता है, या मैं कहूं ये शॉर्ट वेव के रूप में पहुंचता है। दूसरी जो इसकी प्रमुख विशेषता है, वो क्या है? वो है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में पहुंचता है। अब ये क्यों ऐसा ही होना चाहिए था? अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ये बातें हम अच्छे से कर चुके हैं पिछली क्लासों में। जो लोग नए देख रहे हैं क्लास को, तो वो कोशिश करें कि पहले वाली क्लास अच्छे से देख के आए, तभी आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या लघु तरंगों का क्या उपयोगिता है। अगर ये नहीं होता तो क्या दिक्कत आपको हो सकती थी, ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। अच्छा, इसके बाद हमने कुछ और भी बात करी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि जो सौर ताप का वितरण है, भाई पहले सौर ताप का वितरण पृथ्वी पे समान है क्या? तो पृथ्वी पे सौर ताप का वितरण समान हो सकता था, लेकिन वो कब होता? वो तब होता तब एक तो पृथ्वी एकदम अपने अक्ष पे क्या होती? एकदम सीधी होती। अभी हमें पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के साथ 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, लेकिन अगर पृथ्वी मान लो एकदम सीधी होती, साथ ही साथ जो पृथ्वी की आकृति है वो कैसी होती? एकदम गोल होती। कैसी होती? वो एकदम गोल होती, प्रॉपर स्फेयर होता, तो हो सकती थी। दूसरी चीज, जो ये कोण है, ये 23.5 डिग्री का ना होके कितना होता? 0 डिग्री होता। साथ ही साथ एक और चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा लगाती है, रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो परिक्रमा है, इसका जो मार्ग है, अगर ये भी कैसा होता, हमें पता है कि मार्ग कैसा है, ये इलिप्टिकल मार्ग है। कैसा है? एक अंडाकार मार्ग है, इलिप्स जैसा है। अगर ये कैसा होता, ये भी गोल होता, तो एकदम सर्कुलर होता, तो वृत्त होता, तो है ना? तो अगर ये सारी कंडीशन होती तो क्या होता? अगर ये सारी कंडीशन होती तो पृथ्वी पे जो आप देख रहे हो, वहां पे आपको देखने को मिलता कि सौर ताप जो है, क्या? सौर ताप, या मैं कहूं इंसोलेशन, वो क्या होता? बराबर होता, वो इक्वल होता। पर ये सारी चीजें नहीं है।
ना तो पृथ्वी की आकृति गोल है, पृथ्वी की आकृति गोल ना हो के क्या है, हमें पता है कि पृथ्वी की आकृति को हम भू-आप कहते हैं या जियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जियोइड कहा जाता है, भू-आप कहा जाता है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है वो कौन से मार्ग में लगाती है? वो है इलिप्टिकल मार्ग, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा है। साथ ही साथ ये जो कोण है ये 0 डिग्री का ना होके कितना है? 23.5 डिग्री का कोण है। इस कारण क्या होता है? सौर ताप बराबर नहीं होता, हाँ इंसोलेशन इक्वल नहीं होता। जब इक्वल नहीं होता इसका मतलब अलग अलग होता होगा, बराबर नहीं होता। तो कहाँ कहीं पे इंसोलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, सौरताप आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और कहीं पे सौरताप आपको कम देखने को मिलेगा। अब सौरताप कहाँ ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? तो हमने देखा था कि सौरताप ये है आपकी भूमध्य रेखा, ये इसे मैं कह सकता हूं इक्वेटर है ये, ठीक है। इक्वेटर से अगर मैं अपने दो प्रमुख लैटिट्यूड पे जाऊं, कौन कौन से प्रमुख लैटिट्यूड्स आपको पता है? 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। अच्छा, ऊपर अगर मैं गया तो ये है आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये है आपकी मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अच्छा, हमें ये भी पता है कि ये है 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये है 23.5 डिग्री उत्तर। तो 0 से 23.5 और 0 से 23.5 अगर आप जाओगे तो आपने बहुत ज्यादा अक्षांश नहीं क्रॉस किए हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है हिंदी में निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र कहा जाता है। अब इसकी बात हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसकी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि सूर्य की अगर आप स्थिति देखोगे तो सूर्य जब पृथ्वी चारों तरफ चक्कर लगाती है तो सूर्य ऐसा प्रतीत होता है कि वो 23.5 डिग्री उत्तर से लेके 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच में क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है। अब मान लो 23.5 डिग्री पे था ये कौन? सूर्य। जब 23.5 डिग्री पे था तो सौरताप यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? मैक्सिमम देखने को मिल रहा है। अब इसने दक्षिणायन दक्षिण में जाना शुरू कर दिया तो सूर्य कहाँ पहुंच गया? सूर्य पहुंच गया मकर रेखा पे। अब जब मकर रेखा पे पहुंचेगा तो मकर रेखा पे क्या होगा? आपको सौरताप ज्यादा देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं वो एकदम सीधी देखने को मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन साल में क्या एक बार ही उत्तरायण एक दक्षिणायन होता है? तो एक बार यहाँ पे पहुंचेगा, दोबारा यहाँ पे पहुंचेगा। इस तरीके से सूर्य क्या करता लगाता है? एक साल में 2 बार आपको कर्क रेखा पे देखने को मिलेगा, मकर रेखा पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी क्षेत्र होंगे इस जोन में, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है टॉरिड जोन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है टॉरिड जोन, इसको हम लोग कहते हैं। तो ये जो टॉरिड जोन है इसमें जो भी क्षेत्र होगा, मान लो ये कोई क्षेत्र है यहाँ पे ए नाम से, तो यहाँ पे सौरताप एक बार ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर एक बार ज्यादा होगा, फिर एक बार कम होगा। मतलब इस जगह, इस जोन में सौरताप साल में 2 बार आपको अधिकतम देखने को मिलेगा और 2 बार आपको न्यूनतम देखने को मिलेगा। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। तो सौर ताप आपने देखा कि सबसे ज्यादा कहाँ मिल रहा है? 0 से 23.5 डिग्री के मध्य देखने को मिल रहा है। अगर 23.5 से 66.5 की अगर मैं बात करूं, इसकी बात की जा रही है, अब बात की जा रही है, ये है 23.5 डिग्री उत्तर कह देता हूं इसको, और इसी के साथ साथ ये है 23.5 डिग्री दक्षिण कह देता हूं इसको।
इसके बाद हमें पता है कि इससे और ऊपर और इससे और नीचे जाएंगे तो आपको दो व्रत देखने को मिलते हैं, आर्कटिक व्रत और अंटार्कटिक व्रत उनको कहा जाता है। अब मान लेते हैं ये आपका 66.5 डिग्री दक्षिण है और ये आपका, माफ करना लाइन थोड़ी सी, 66.5 डिग्री उत्तर है। और बीच में कहीं इनके भूमध्य रेखा होगी। ये उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप सूर्य की स्थिति देखोगे तो सूर्य कहाँ तक आ सकता है? सूर्य सिर्फ 23.5 डिग्री तक आ सकता है, यहाँ पे 23.5 डिग्री तक आ सकता है। तो यहाँ पे सौरताप की स्थिति क्या होगी? सौरताप मिलेगा तो साल भर यहाँ पे, लेकिन किसके मुकाबले कम मिलेगा? ये जो क्षेत्र हमने देखा था निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, इनके मुकाबले यहाँ पे कम सौरताप देखने को मिलेगा। क्यों कम देखने को मिलेगा? आप देख रहे हो कि हमेशा सूरज की जो किरणें हैं वो कैसे मिलेंगी? यहाँ पे तिरछी मिलेंगी। इसलिए इस क्षेत्र का हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम है इसका? तो कहा जाता है टेम्परेट जोन। क्या कहा जाता है इसको? कहा जाता है टेम्परेट जोन। अच्छा, अब तीसरा क्षेत्र कौन सा है? तीसरा क्षेत्र आपको पता है कि ये आपकी 66.5 डिग्री है। यहाँ पे ऊपर आपको उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा, 66.5 डिग्री उत्तर, और ये है 90 डिग्री उत्तर। इसी प्रकार आप नीचे भी देखोगे तो यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिण और यहाँ पे 90 डिग्री दक्षिण प्रतीत मिलेगा आपको, दक्षिणी ध्रुव देखने को मिलेगा। अच्छा, सूर्य की अगर स्थिति आप देखोगे तो सूर्य तो बेचारा कहाँ पे रह गया? सूर्य तो रह गया 23.5 डिग्री पे ही। सूर्य तो इससे ऊपर आ ही नहीं पाया। ये कौन सा क्षेत्र है? 23.5 डिग्री वाला। अच्छा, अब जब सूर्य यहाँ यहाँ पे भी टेम्परेट जोन में भी क्या कर रहा था? तिरछी किरणें मिल रही थी सूरज की, तो इस क्षेत्र में तो और ज्यादा तिरछी हो जाएंगी। तिरछी होने के साथ साथ यहाँ पे तो ऐसा भी स्थिति हो जाती है कि सौरताप मिल ही नहीं पाता। 6 महीने क्या होता है, ध्रुवों पे हमको पता है 6 महीने की रात होती है, तो उस समय सौरताप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस, या तो मैं बात करूं टेम्परेट जोन की, टेम्परेट जोन की, या मैं बात करूं इस फ्रिजिड जोन की, ध्रुवीय क्षेत्रों की। तो फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन की प्रॉपर्टी ये होती है कि यहाँ पे साल में एक बार क्या होगा? यहाँ पे साल में एक बार क्या होगा? जो सौर ताप है वो अधिकतम होगा और एक ही बार क्या होगा? न्यूनतम होगा। जबकि अगर मैं बात करूं किसकी, हम बात करें निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों की, या जिसको टॉरिड जोन हमने कहा था, वहां पे साल में 2 बार अधिकतम तापमान देखने को मिलेगा और 2 बार आपको न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी चीज है, लेकिन समझ में आनी आपको चाहिए। साथ ही साथ हमने एक और चीज यहाँ पे देखी थी, वो क्या थी कि जो भूम भूमध्य, या मैं कहूं निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र हैं इनके मुकाबले जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं या इसको मैं लिख सकता हूं, ये है आपका टॉरिड जोन और ये है आपका फ्रिजिड जोन। तो इस निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों के मुकाबले ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत कम आपको सौरताप देखने को मिलेगा? तो इन दोनों में आप देखोगे कितना प्रतिशत? 40% कम हो जाता है। इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको जो पूरा सौर ताप है
उसका मान लो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है 60%, तो यहाँ पे प्राप्त हो रहा होगा मात्र 20%। ठीक है, इस प्रकार आप इसको समझ सकते हो। तो कितना हो गया, 40% कम हो गया। क्या ये 60 और 20 ही होता है? नहीं, ये 60 और 20 नहीं होता, अलग अलग होता है। वहां पे हमको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस डायग्राम से, इस चित्र से एक बार और समझ लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पे आपको कुछ निशान आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे प्लस 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 लिखा हुआ है और यहाँ पे माइनस 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 लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा हुआ है। अगर इस प्लस की बात की जाए, इस प्लस की बात अगर आप करोगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हीट कैसी है, सरप्लस है। यहाँ पे तापमान अधिक है, यहाँ पे ज्यादा तापमान आ रहा है और कम तापमान जा रहा है। इसको आप ऐसा समझ लो। तो हमें पता है कि भाई भूमध्य रेखा और निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में सौर ताप अधिकतम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि करीब 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है और यहाँ पे जो मकर रेखा है, यहाँ तक आपको प्लस प्लस में देखने को मिलेगा। और जैसे आप 30 डिग्री के बाद पहुंचते हो, किसके पास, 30 डिग्री के पास पहुंचते हो, तो वहां पे चीजें कैसे होनी शुरू हो जाती है, माइनस में शुरू होना हो जाती है। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब ये है कि जो सौर ताप आ रहा है वो तो कम आ रहा है और जा यहाँ से ज्यादा रहा है। अब क्यों ज्यादा जाता है हम देखेंगे, एल्बिडो इफेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन आप ये समझो कि ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे आने वाली ऊर्जा ज्यादा है और जाने वाली ऊर्जा कम है। और हमेशा ध्रुवीय जो क्षेत्र है वहां पे ऊर्जा की आपको कमी देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पे सौर ताप जो है वो कम प्राप्त हो रहा है। तो इस चीज का यही क्या था, यही इस डायग्राम का यही मतलब था कि आपको पता लगे कि भूमध्य रेखीय या मैं कहूँ उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यहाँ पे आपको हमेशा, इसको कहा जाता है हीट सरप्लस। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हीट सरप्लस, है ना। और जहाँ पे ऊर्जा की कमी है इसको कहा जाता है हीट डेफिशिएंट। क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हीट डेफिशिएंट। तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैं ऐसी उम्मीद आपसे करता हूं। हीट सरप्लस क्या है, हीट सरप्लस हमेशा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, 0 से लेके 30 डिग्री के मध्य आपको देखने को मिलेगा। और 30 डिग्री से आप ध्रुवों तक पहुंच जाओ 90 डिग्री तक, तो वहां पे जो क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा वहां पे हीट डेफिशिएंट मिलेगा। हमेशा ऊर्जा की कैसे रहेगी, डेफिशिएंसी रहेगी ऊर्जा की, वहां पे कमी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होगा। हमने अच्छे से बात कर ली कि टॉरिड जोन क्या होता है। अब सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इस मंडल में प्रत्येक स्थान पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार लंबवत पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक स्थान वर्ष में 2 बार अधिकतम या और 2 बार न्यूनतम सूर्यताप प्राप्त करता है। इसके बाद हमने टेम्परेट जोन देखा था, इसके बाद हमने ध्रुवीय मंडल देखा था। अच्छा, अब हम ये समझते हैं कि सौर ताप या सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिल रहा है कौन सा, आपतन कोण। ये इसे कहा जाता है सापेक्ष तिरछापन। सापेक्ष तिरछापन या आपतन कोण क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। आप समझो कि सूर्य के सामने जो पृथ्वी है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री। वो इस प्रकार अगर होती, सीधी होती, आप जैसे बच्चे जैसे सीधे हैं आप, अगर वैसी सीधी होती तो बात अलग होती। लेकिन पृथ्वी थोड़ी सी बदमाश है, वो टेढ़ी है, कितना, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई होती है तो जो सूर्य से आने वाला सौर ताप है उसका बराबर वितरण नहीं हो पाता। बराबर वितरण नहीं हो पाता, और ये क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये जो कोण है, जो सापेक्ष कोण है, वो यहाँ पे बन रहा है। तो पृथ्वी की जो गोलाभ आकृति के कारण सूर्य की किरणें धरातल पर सर्वत्र समान कोण से नहीं पड़ती। सौर विकिरण का आपतन कोण किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा किरणों का नति कोण उतना ही कम होगा। नति कोण क्या होता है, अब उसमें जैसे सूरज की किरणें आ रही है मान लो यहाँ पे, अब पृथ्वी की आकृति अगर गोल होती तो सब जगह बराबर होता। लेकिन पृथ्वी की आकृति आपको पता है कि यहाँ से ध्रुवों से एकदम चपटी है, और अगर मैं भूमध्य रेखा के पास की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी उभरी हुई है। तो जब किरणें आती हैं और जब किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे अगर मैं 0 डिग्री पे बात करूँ तो नति कोण जो होगा क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा उनका। और जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है नति कोण क्या होता जाता है, कम होता जाता है। आप इसको देख पा रहे हो, मान लो ये नति कोण बन रहा है, यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा ये, तो नति कोण क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और लास्ट चीज है, सूर्य किरण द्वारा निर्मित आपतन कोण सूर्य ताप को निम्न रूपों में प्रभावित करता है। लंबवत सूर्य की किरणों का आपतन कोण अधिक होता है
तथा धरातल के छोटे क्षेत्र पर पड़ने के कारण सूर्य ताप का अधिक संकेंद्रण होता है। अब मान लो अगर आपका जो आपतन कोण है, कौन सा कोण, आपतन कोण है, और ये बहुत कैसा है, ये बहुत अधिक है, बहुत अधिक होगा तो क्या होगा, बहुत अधिक होगा तो इसका ऐसा मतलब है सूर्य की किरणें एकदम सीधी आपको यहाँ पे गिरती हुई दिखेंगी। सूर्य की किरणें आपको कैसे मिलेंगी, एकदम सीधी। यहाँ पे सूर्य की किरणें एकदम सीधी मिल रही हैं, तो इनका जो आपतन कोण है वो बहुत अधिक है। जब सूर्य की कोण एकदम सीधी मिल रही है किरणें, तो यहाँ पे आप देखो इस क्षेत्र में बहुत सारी आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। और वहीं पे अगर ये किरणें, इनका आपतन कोण कम हो जाए, क्या हो जाए, इनका आपतन कोण कम हो जाए, तो पहले सूर्य की 3 किरणें इतने से क्षेत्र में थी मानो, और अब इतनी सारी 3 किरणें इतने बड़े क्षेत्र में, तो इसको, इसमें जो ऊष्मा है, इसमें जो ऊर्जा है वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे तापमान आपको अधिक देखने को मिलेगा और यहाँ पे तापमान आपको कम देखने को मिलेगा। इस प्रकार आपतन कोण से चीजें प्रभावित होती हैं। तो एक एक करके हम सारे चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं दिन की अवधि। ये पहला है दिन की अवधि। अब एक बात आप बताओ कि हाँ, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं या सर्दियों में दिन बड़े होते हैं? तो हमें पता है कि भाई जो गर्मी होती है उसमें आप देखोगे सूर्य जो उदय होता है वो आपको 6 बजे से रोशनी देखने मिल जाती है, और शाम को 7, सवा 7 बजे तक आपको रोशनी देखने को मिलेगी। अच्छा, इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो सूर्य कहीं ना कहीं है। जब सूर्य है वहां पे तो सौरताप भी मिलेगा आपको। वहीं पे अगर सर्दियों की मैं बात करूं तो 6 बजे अंधेरा रहेगा वहां पे, 7, साढ़े 7 बजे तक दिन उगेगा, और 5:30, 6 बजे तक तो रात होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो दिन की अवधि हुई वो क्या हुई, कम हुई। जब दिन की अवधि यहाँ पे कम है तो सौरताप आपको कम मिलेगा। सौरताप आपको कम मिलेगा तो जो ऊष्मा है वो भी कम मिलेगी। वहीं पे अगर गर्मियों की बात की जाए तो ज्यादा समय के लिए सौरताप मिल रहा है, ज्यादा समय के लिए सौरताप मिल रहा है, ज्यादा ऊष्मा मिल रही है, तो आपको गर्मी लगेगी, स्वाभाविक है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। मान लेते हैं महीना है आपका मई का, या मैं कहूं जून का महीना, अभी जून चल रहा है। ये आपका जून का महीना है, और यहाँ पे मैं आपको अगर दिन की अवधि बताने की कोशिश करूं तो 6 बजे के 6 से पहले ही हो जाता है। अगर आप सुबह पढ़ते हैं तो आपको ये बात पता होगी, या रात में पढ़ के सुबह सोते हैं तब भी आपको पता होगी। तो मैं आपको 6 बजे मान लेता हूँ इसको। 6 बजे से लेके करीब करीब 7:30 बजे तक आपको क्या देखने को मिलेगा, रोशनी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, दिन देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं, महीना कौन सा है, दिसंबर। महीना कौन सा है, दिसंबर है। अब इस दिसंबर के महीने में अगर आप देखोगे तो दिन की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी करीब 7:30 बजे सुबह, और 7:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आपको दिन देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप समय देखो, यहाँ पे इसको 5:30 ही कर लेते हैं। 5:30 बजे बहुत दिन हो जाता है ना। अगर आप सुबह उठते हो तो आपको ये बात पता होगी। आप ये मत सोचना कि मैं सुबह उठता हूँ इसलिए मुझे पता है। मैं सोता इतना लेट हूँ कि मुझे पता है कि 5:30 बजे क्या होता हो जाता है, दिन हो जाता है। मेरे को रात में पढ़ने की आदत है जनरली, है ना। तो 5:30 से 7:30, तो 5:30 से 5:30 12 घंटे, 12 के बाद 2 घंटे और हो गए, तो यहाँ पे आपको 14 घंटे रोशनी देखने को मिली। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 7:30 से 7:30 होते 12 घंटे, आपको सिर्फ 10 घंटे देखने को मिल रही है। तो ऊष्मा, या मैं कहूँ सौर ताप, आपको कब कहाँ ज्यादा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे दिन बड़ा होगा वहां पे सौर ताप भी ज्यादा होगा, जहाँ पे दिन छोटा है वहां पे सौर ताप भी क्या होगा, कम होगा। यही बात बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई जो दिन की अवधि होती है, इसमें क्या होता है, इस पे भी सौर ताप निर्भर करता है। दिन की अवधि को आंशिक रूप से अक्षांश द्वारा, अक्षांश आंशिक रूप से वर्ष के मौसम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यदि अन्य दशाएं समान हो तो दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि अन्य दशाएं क्या हो, समान हो। अन्य दशाएं समान होने का मतलब क्या है? मान लो कि बादल आ गए, काले बादल आ गए, तो जब बादल आ जाएंगे तो क्या होगा, सौर ताप कम प्राप्त होगा, चाहे कितना भी दिन बड़ा हो, लेकिन उस समय अन्य जो दशाएं वो कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे एक और शब्द आपको देखने को मिल रहा है,
कि अक्षांश द्वारा भी ये नियंत्रित होती है। अक्षांश द्वारा होगी, आपको पता है कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जाएंगे क्या होगा, सौरताप कम प्राप्त होगा। क्यों होगा, क्योंकि दिन की अवधि छोटी होती जाएगी। ग्रीष्म काल में दिन की अवधि अधिक होने से प्राप्त की गई सौरताप की मात्रा भी अधिक होती है। इसके विपरीत शीतकाल में दिन की लंबाई छोटी होने के कारण सौरताप की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, अगर इसको उल्टा भी समझा जाए तब भी आप समझ सकते हो कि भाई अगर सौरताप कम प्राप्त होगा, ऊष्मा कम मिलेगी, तो मौसम सर्दी का होगा या मौसम गर्मी का होगा। तो हमें पता है कि जब सौरताप ही कम प्राप्त हो रहा है तो मौसम ऑब्वियसली बात है कि वो शीतकाल है, वो सर्दी का मौसम है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के झुकाव के साथ घूर्णन तथा क्या करती है, परिक्रमण करने के कारण धरातल पर सभी जगह दिन की अवधि एक समान नहीं होती है। यही कारण है कि आपको पता है, ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया है जियोमॉर्फोलॉजी में, कि दिन की अवधि हर जगह बराबर नहीं होगी। उसके पीछे क्या कारण, उसके पीछे कारण यह है कि एक तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, घूर्णन और परिक्रमण कर रही है, इस कारण पृथ्वी पे दिन की अवधि समान नहीं हो पाती। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन और रात 12 घंटे के होते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन की अवधि क्या होती जाएगी, या तो बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। ध्रुवों पे पहुंच जाओगे तो वहां सोचो 6 महीने की दिन हो रहा है, 6 महीने की रात हो रही है। आप कई बार ऐसी स्थिति हो जाती कि आप अगर रशिया घूमने जाओगे और रशिया आप घूमने गए हो सितंबर या अक्टूबर के महीने में, तो वहां पे रात में 8-9 बजे तक भी आपको क्या होगा, अगर आप महीना है कौन सा महीना, अगर आप गर्मियों के महीने में गए हो तो गर्मियों के महीने में क्या होगा, जो सूर्य होगा वो होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, वो होगा कर्क रेखा पे। तो रशिया में उस समय अगर मई जून जुलाई के समय में आप जा रहे हो तो वहां पे आपको रात में 8 बजे तक, 7 बजे तक, 9 बजे तक, हो सकता है कई बार 10-10 बजे तक भी वहां पे आपको लाइट जलाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे सौरताप आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तो किस पे डिपेंड कर रहा है, दिन की अवधि पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा, वायुमंडल की पारदर्शिता। अब ये वायुमंडल की पारदर्शिता पे कैसे निर्भर करेगा, मान लो ये है आपकी पृथ्वी की सतह, ये क्या है आपकी पृथ्वी की सतह। अच्छा, इस पृथ्वी की सतह के ऊपर एक लेयर आपको देखने को मिलती है, किसकी लेयर है वो, वो है वायुमंडल। और यहां पे है सौर ताप आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जैसा कि हमने पहले बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले, कि मान लो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बादल हैं। अब जब बहुत सारे बादल हैं तो क्या होगा, ये सौर ताप कहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा, पृथ्वी की सतह पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पृथ्वी की सतह पे नहीं पहुंच पाएगा, सौर ताप पृथ्वी को मिल ही नहीं पाएगा, ऊष्मा बढ़ा ही नहीं पाएगा। एक चीज ये। दूसरी चीज आप ऐसा समझो कि यहाँ पे बहुत सारे प्रदूषण के कारण, क्या, प्रदूषण के कारण, आपको याद है हमने एक चीज पढ़ी थी, पार्टिकुलेट मैटर, जिसमें हमने देखा था PM2.5 और PM10। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो गए, बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठे हो गए, तब भी आपको क्या नहीं मिलेगा, सौर ताप नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आंधी आ रही है, सोचो आंधी आ रही है तो यहाँ पे क्या होंगे, बहुत सारे धूल के कण होंगे। अब धूल के कण अगर होंगे तो वो भी सौर ताप को नहीं आने देंगे। अच्छा, आपने कभी ये चीज ऑब्जर्व की होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि मान लो बारिश है, बारिश सुबह सुबह बारिश हो गई, 10-11 बजे तक बारिश हो गई और उसके बाद धूप अगर आ गई, तो वो जो धूप है वो आपको कैसे देखने को मिलेगी, बहुत तीखी धूप देखने को मिलेगी, एकदम चुभती है वो धूप, है ना। और वहीं पे अगर वो जो धूप है वो अगर थोड़ा पहले आ जाती तो आपको हो सकता है धूप देखने को ही नहीं मिले, क्योंकि बादल है उस समय। तो जब बारिश होने के बाद क्या हुआ, बारिश होने के बाद वायुमंडल में जितने भी ये डस्ट पार्टिकल थे, जितने भी ये PM2.5, PM10 थे, या जितने भी ऐसे कण थे जो सौर ताप को कहाँ पे नहीं पहुंचने दे रहे थे, जो धरती पे नहीं पहुंचने दे रहे थे, बारिश के कारण क्या हुआ, वो सारे कण नीचे आ गए धरती पे, वायुमंडल एकदम साफ हो गया। अब जब वायुमंडल एकदम साफ हो गया तो सौर ताप आपको एकदम सीधा देखने को मिलेगा, धूप आपको तेज देखने को मिलेगी। तो अगर जितनी ज्यादा पारदर्शिता होगी उतना ज्यादा आपको सौरताप देखने को मिलेगा, और जितनी कम पारदर्शिता है उतना कम आपको सौरताप देखने को मिलेगा। मान लो जुलाई अगस्त का महीना है और एकदम काले घनघोर बादल आए हुए हैं, तो क्या होगा, अगर दिन के 12-1 भी बजे हुए हैं ना,
तो आपको ऐसा लगेगा कि लाइट जलाने की जरूरत पड़ जाएगी, आपको एकदम अंधेरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि सौर ताप आपको कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पारदर्शिता क्या हो गई है? वायुमंडल की कम हो गई है। तो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। वायुमंडल की पारदर्शिता मेघों की उपस्थिति तथा उनकी मोटाई, उनके जल वाष्प, धूल के कण और सांद्रता पर निर्भर करती है। इनके द्वारा सौर विकिरणों को क्या करा जाता है? या तो परावर्तित कर देंगे, उनको टकरा के वापस भेज देंगी, कुछ का अवशोषण कर देगी और कुछ का प्रकीर्णन कर देंगे, उनको स्कैटर्ड कर देंगे, बिखेर देंगी। अधिक ऊर्जा वाली पराबैंगनी किरणें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और सघन मेघ सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करते हैं। जल वाष्प और सौर विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं, परिणाम स्वरूप धरातल तक सौर विकिरण की थोड़ी मात्रा ही पहुंच पाती है। तो जब बादल होंगे तो आपको बहुत तेज धूप देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो जल वाष्प होते हैं वो सौर विकिरणों को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। क्षोभ मंडल में छोटे निलंबित कण, जिसकी हम बात कर रहे थे, PM2.5, PM10 स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष सतह पृथ्वी की सतह की ओर क्या कर देते हैं? विकीर्ण कर देते हैं। तो सौर ताप अगर वायु की पारदर्शिता, वायुमंडल की पारदर्शिता वायु मंडल की पारदर्शिता, इसे कहा जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल की अगर पारदर्शिता अधिक है, क्या है? पारदर्शिता अधिक है, तो सौर ताप भी क्या होगा? जो पृथ्वी तक पहुंचना होगा वो भी आपको अधिक प्राप्त होगा। वहीं पे अगर पारदर्शिता कम है, वहीं पे अगर पारदर्शिता कम है तो सौर ताप भी क्या होगा? कम प्राप्त होगा। तो बहुत बेसिक सी चीज है। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ चुके होंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब ये सुनने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में तो समान दूरी रहती है, वो क्या परिवर्तित होती रहती है? तो हाँ, वो परिवर्तित होती रहती है। अगर आपको याद हो तो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एपीहीलियन और पेरिहीलियन, अपसौर और उपसौर हमने पढ़ा था। पृथ्वी जो रिवॉल्यूशन कर रही है, पृथ्वी जो अपना परिक्रमण कर रही है सूर्य के चारों तरफ, वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कर रही है। कैसी कक्षा है वो? है दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कुछ इस प्रकार की वो कक्षा है। अब ये मान लो यहाँ पे है क्या? सूर्य। अब सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी, या तो एक कंडीशन में मान लो पृथ्वी यहाँ पे, ये आपकी क्या है? पृथ्वी है। यहाँ पे जो आप दूरी देख रहे हो इसको मान लेते हैं ये है x। क्या है ये? x। अब x सुनते ही आपके चेहरे पे अजीब से भाव आ जाते हैं ना, आप अपने x के बारे में सोचने लग जाते हैं, है ना? उसको मत सोचा करें, वो चली गई है ना, या चला गया, जो भी था। तो ये आपका पृथ्वी है और इन पृथ्वी और सूर्य के बीच के आप दूरी देख रहे हो, यहाँ पे है y। तो आप ये देख के बता सकते हो मुझे कि जो x है, जो x है वो बहुत अधिक, वो अधिक है किसके मुकाबले? y के मुकाबले। अच्छा, अब एक चीज बताओ कि सूर्य के पास में है पृथ्वी, तब ज्यादा सौर ताप प्राप्त होगा, या सूर्य से दूर है पृथ्वी जब ज्यादा सौर ताप प्राप्त होगा? तो ये हमें पता है कि भाई जब सूर्य ऊष्मा का एक स्रोत है, इसके बिल्कुल पास में अगर पृथ्वी है तो आपको ज्यादा सौर ताप प्राप्त होगा, और जब सूर्य से बहुत दूर पृथ्वी है तो आपको कम सौर ताप प्राप्त होगा। तो यही ये आपको देखने को मिल रहा है। देखो, उस डायग्राम में तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर किलोमीटर की बात की जाए तो जब एकदम पास होती है पृथ्वी, तो पृथ्वी पास जब होती है तो उस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है 147 मिलियन किलोमीटर। और यहाँ पे पहुंचेगा जब पृथ्वी बहुत दूर हो जाएगी तो वो होगी 192.1 मिलियन किलोमीटर। अब करीब करीब 5 मिलियन किलोमीटर का फर्क आता है।
है ना। अब हमारे और आपके लिए 5 मिलियन किलोमीटर बहुत होते हैं भाई। आपको सोचो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 100 के बाद 1000 किलोमीटर, 1000 के बाद लाख किलोमीटर, और लाख के बाद 10 लाखों किलोमीटर, 10 लाखों किलोमीटर के आसपास। तो वहां पे आप देख रहे हो कितना मेजर डिफरेंस है हमारे लिए। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सोचो सूर्य और पृथ्वी के बीच का ये डिस्टेंस है। तो सबसे जब पास है पृथ्वी, ये वाली जो कंडीशन है, पास है मतलब पेरीहिलियन की कंडीशन है। तो जब पेरीहिलियन की कंडीशन है तो सौरताप ज्यादा प्राप्त होगा। जब एपीहिलियन की कंडीशन है, ये जुलाई में कंडीशन बनती है और वो जनवरी में कंडीशन बनती है। तो जब जनवरी वाली जो कंडीशन है, वहां पे सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के बहुत पास हैं। जब पास हैं तो ज्यादा सौर ताप प्राप्त होगा, और जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से दूर हैं तो आपको कम सौर ताप प्राप्त होगा। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्य ताप अपसौर की अपेक्षा उपसौर में क्या होता है, अधिक होता है। फिर भी सौर ताप की भिन्नता का ये प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल, समुद्र, इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन अपसौर और जो है अभिसौर, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेरिहिलियन और एपीहिलियन के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या क्या प्रभाव डालता है किस पे, सौर ताप पे। वायुमंडल पे जब सौर ताप या सूर्य की किरणें गिरेंगी तब वो क्या क्या करेगा। तो वो करता है, पहला चीज करता है वो उनका प्रत्यावर्तन कर देता है, उनको रिफ्लेक्ट कर देता है। दूसरा उनका विसरण कर देता है या डिफ्यूजन कर देता है। तीसरा उनका अवशोषण कर लेता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। और चौथा उनको स्कैटर्ड कर देता है, उनका प्रकीर्णन कर देता है। अब कैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा, कैसे उनका डिफ्यूजन करेगा, कैसे उनको स्कैटर्ड करेगा, या कैसे उनको एब्जॉर्ब करेगा, अभी ये सारी चीजें जरूरी हैं। अगर वायुमंडल ने एक भी चीज करना छोड़ दिया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसे समझो कि वायुमंडल ने एब्जॉर्प्शन करना छोड़ दिया, अवशोषण करना छोड़ दिया। अगर अवशोषण वह नहीं करेगा तो वायुमंडल गर्म नहीं हो पाएगा, और गर्म नहीं हो पाएगा तो पृथ्वी क्या होगी, एक जीवन का पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगी। रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, सब चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा है, सारी चीजें अगर आ रही है, कुछ रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो पृथ्वी एक आग का गोला बन जाएगी। प्रकीर्णन नहीं करेगा तो जो आपको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं आकाश में, वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो ये चीजें हैं कुछ जो वायुमंडल का प्रभाव होता है, किन पे होता है, ये सौर ताप पे होता है। ये चीजें हम लोग कल देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको पता है मुकुल भारद्वाज ज्योग्राफी नाम से चैनल है, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर से जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 7 जून से 7 जून से फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है जहां पे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ओरिजिनल प्राइस है इसकी 30,500 रुपए, आपको मिल सकता है मात्र 18,999 रुपए में। आपको क्या करना होगा, कोड लगाना होगा MB लाइव। किन लोगों को लेना चाहिए, मुख्यतः वो लोग तो 2024-2025 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। क्यों लेना चाहिए, क्योंकि ये कैसा कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स है हिंदी मीडियम में, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस का मतलब ये है कि आप वहां पे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे कि वायुमंडल क्या क्या प्रभाव डालता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, चीजों को रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, लाइक कर दीजिए कीजिए सेशन को। कुछ कमी उसमें मेरे को दिखती है, आप थोड़ी सी कंजूसी उसमें करते हैं। शेयर आप बहुत कम कर रहे हैं, पता नहीं क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा पढ़ लूं, मेरा मित्र जो है वो नहीं पढ़े। आप शेयर करें ताकि और लोगों तक, जो लोग जिनको लगता है कि स्टडी IQ IAS हिंदी का भी एक चैनल है, और हिंदी में वहां पे आपको इतनी क्वालिटी एजुकेशन आपको वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो कोशिश करें कि आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दें, तथा कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें कि क्लासेस आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।